जय हिंद प्रतियोगी साथियों, द प्राइम स्टार चैनल में आपका स्वागत है। जुड़ते हैं आपसे संविधान के अंतर्गत। अपने पुराने टॉपिक सेकंड पार्ट होगा आपका इस वीडियो का। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सभी राष्ट्रपतियों को और उनकी नियुक्ति संबंधी पूर्ण प्रक्रिया को, नियुक्ति और महाभियोग के बारे में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद में प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि यदि आप राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मीन्स आप चाहते हैं कि राष्ट्रपति बनना, तो फिर आपको इसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। तो अनुमति कहाँ से मिलेगी आपको? अपने ज़िले के कलेक्टर से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पद हो जाता है उस समय एक आईएएस का, एक कलेक्टर का, डीएम का, कि उससे क्या है कि राष्ट्रपति को भी अनुमति लेनी पड़ती है। और ऐसे कैसे लेगा अनुमति? तो दो तरह के लोग आपको साथ ले जाने होते हैं, एक प्रस्तावक और एक समर्थक। ये प्रस्तावक और समर्थक कितने कितने होने चाहिए? 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक, अलग अलग 100 लोग होने चाहिए कम से कम आपके साथ। और वो ऐसे ही नॉर्मल लोग नहीं होने चाहिए। वो कौन लोग होने चाहिए? उस कैटेगरी के लोग होने चाहिए जो लोग उसमें वोट डालते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग वोट डालते हैं आपको पता है ना? सभी जो आपकी लोकसभा, राज्यसभा मतलब संसद के, और साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं के जो आपके चुने हुए सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं, सिर्फ चुने हुए सदस्य वोट डालने जाते हैं। वैसे आपको क्या है, 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक। सीधे शब्दों में बोले तो मतलब 50 सांसद या 50 विधायक, मतलब टोटल 100 लोग चाहिए सांसद या विधायक, तब आपको क्या मिलेगी? अनुमति मिलेगी इस चुनाव में लड़ने के लिए। और किससे मिलेगी? कलेक्टर से। फिर इसके बाद आपको क्या करोगे? आपने अनुमति ले ली, अब क्या आपको जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको जमानत राशि कितने रुपए जमा करनी पड़ती है? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करते हैं। और ये आपकी क्या होता है, जमानत राशि अक्सर आप देखते हैं कि जब्त हो जाती है। तो कब जब्त हो जाती है? जब आपको 1/6 से कम वोट मिलते हैं। तो 1/6 से कम वोट मिलने पर जमानत राशि जब्त भी हो जाती है ना दोस्तों। तो चुनाव लड़ना तो थोड़ा संभल के लड़ना कि 1/6 तक वोट आपको मिल जाए। अगर इससे कम मिलेंगे तो जमानत राशि गई। अब चुनाव कैसे होगा? आपने जमानत राशि जमा कर दी भाई, सब लोग खड़े हो गए। अब चुनाव कैसे होता है? तो इनका चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर। ये एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है? वरीयता टाइप की पद्धति। आप जैसे जाते हैं चुनाव में वोट डालने, और आप जाते हैं किसी भी एक मतदाता को, क्या करते हैं आप? बटन दबाते हैं और उस मतदाता को आपका वोट पड़ जाता है। लेकिन यहीं पर आपसे कहा जाए, अब उस पूरी लिस्ट में जो लोग हैं उनको किस क्रम में अपना वोट देना चाहते हैं। तो ये जो क्रम वाली पद्धति होती है, वरीयता वाली पद्धति होती है, इसे क्या कहते हैं? एकल संक्रमणीय पद्धति कहते हैं। इसमें आपके चरणों की गणना की जाती है। पहले पहले नंबर पर किस व्यक्ति को कितने वोट मिले, फिर यदि पहले से रिजल्ट नहीं निकला तो दूसरे पे, फिर दूसरे से नहीं निकला तो तीसरे पे। तो ये आप समझ गए होंगे कि एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है। बहुत अजीब सा वर्ड लगता है, एक ऐसी पद्धति है ना। तो इस माध्यम से अप्रत्यक्ष विधि द्वारा इसका चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते हैं इसके। हमारे चुने हुए सदस्य इनके लिए वोटिंग करते हैं। इसके जन्मदाता जो थे वो आपके ब्रिटिश विद्वान हैमर थे। और चूंकि डेनमार्क के जो मंत्री थे एंड्रे ने इसे लागू किया था। तो जो जन्मदाता हैं वो तो हैमर है, लेकिन लागू करने वाले कौन है? डेनमार्क के मंत्री एंड्रे हैं। 1956 में लागू किया, इसीलिए इसे क्या है आपका? एंड्रे सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपकी एकल संक्रमणीय पद्धति हैमर जन्मदाता है, लेकिन एंड्रे सिस्टम के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार इसका चुनाव होता है। चुनाव हो गया भैया। अब चुनाव के बाद में, चुनाव के टाइम में कैसे क्या है? वोट वैल्यू काउंट की जाती है। क्या जो आपके सांसद और विधायक है उनका वोट एक रहना चाहिए। अब जो सांसद है वो क्या है? बहुत बड़े क्षेत्र का सांसद होता है। विधायक क्या होते हैं आपके? कुछ राज्य हैं जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पे सांसद आपकी क्या है? वहाँ पे सांसद ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि छोटे क्षेत्रों में कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वोट वैल्यू क्या होगी? सबकी अलग अलग होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर आपकी वोट वैल्यू का एक फॉर्मूला बनाया गया है कि जो आपका एमएलए है, एमएलए मतलब कौन? जो विधायक है, किसी राज्य का जो विधायक है, उसकी एक वोट की वैल्यू कैसे निकलती है? कुल जनसंख्या अपान 1000 इंटू कुल एमएलए। तो 1000 में एमएलए का मल्टीप्लाई करते हैं और उसको कुल जनसंख्या को डिवाइड कर देते हैं। उससे उससे जो वैल्यू निकलती है वो उस एमएलए की वैल्यू होती है। तो हर स्टेट की अलग अलग एमएलए की वैल्यू है। यूपी का जो एमएलए है उसके एक वोट की वैल्यू कितने के बराबर होती है? 208 वोट के बराबर। जबकि एक सिक्किम का जो सबसे छोटा राज्य है उसके जो एमएलए की वैल्यू है कितनी है? 7 वोट के बराबर। तो इस तरह से एक एक आदमी की वोट वैल्यू अलग अलग हो जाती है।
वोट वैल्यू फॉर्मूले के अनुसार। और इस प्रकार जो कुल जनसंख्या, कुल आपके जो बनते हैं, टोटल वोट वैल्यू बनती है इनकी 5,49,474। ये एमएलए की टोटल वोट वैल्यू है। अब बात करते हैं एक एमपी की। तो एमपी की वोट वैल्यू कैसे निकलती है? सभी राज्यों के एमएलए का वोट मूल्य, ये जो संख्या थी आपकी, सभी राज्यों के एमएलए का वोट मूल्य अपान किससे डिवाइड करते हैं? चुने गए एमएलए, जो एमएलए हैं उनसे डिवाइड कर देंगे, और फिर जो निकलेगा वो क्या होती है? एमपी की वोट वैल्यू। तो इस प्रकार एमपी की वोट वैल्यू जो निकलती है 708 वोट निकलती है। तो 708 वोट एक एमपी की वैल्यू होती है, ये फिक्स है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। लेकिन स्टेट में अलग अलग एमएलए की जो वोट वैल्यू है वो स्टेट के अनुसार वेरी करती रहती है। और इस प्रकार जो एमपी की एक टोटल वोट वैल्यू बनती है वो 5,49,408। तो 5,49,474 और 5,49,408, ये आपकी अलग अलग एमएलए और एमपी के टोटल वोट वैल्यू है। अब जो फाइनल, इन्हीं को ऐड करके क्या निकलता है? आपका फाइनल वोट वैल्यू निकल आती है 10,98,882। इसके आधार पर आपका क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इतने वोट वैल्यू पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, फिर उसमें जिसको जितने वोट मिले और इस प्रकार से वो जीत जाता है। लेकिन कभी कभी क्या स्थितियां आती हैं? डेडलॉक कंडीशन आती है। आपसे पूछा जाएगा डेडलॉक क्या होता है? तो डेडलॉक मतलब मर गया, बंद कर दिया गया। मतलब क्या हुआ? टाई हो गया, मैच ड्रॉ हो गया, इक्वल इक्वल नंबर आ गए। तो जब दो लोगों के बीच में क्या हो जाए? बीच टाई हो जाए, इक्वल इक्वल वोट वैल्यू मिले, कोई रिजल्ट, कोई परिणाम ना निकले, तो फिर क्या होता है? एक निर्णायक वोट डलवाया जाता है। किससे? लोकसभा स्पीकर से। तो लोकसभा स्पीकर तब अपने मत का प्रयोग करता है, उसका मत बहुत वैल्यू रखता है उस समय, जिसको वो दे देगा वो जीत जाएगा, अन्यथा लोकसभा स्पीकर से वोट डलवाया ही नहीं जाता है। तो एक ऐसा उपेक्षित इंसान है जिसकी ज़रूरत शायद कभी ही पड़ती है। तो क्योंकि साधारणतः इससे वोट नहीं डलवाया जा सकता है, नहीं डलवाया जाता है, तो नॉर्मली राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट नहीं डालता है और निर्णायक वोट कौन डालता है? ये दो क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी में आगे। अब क्या होता है? कभी कभी कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं जब क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। तो यदि राष्ट्रपति चुनाव में तो जानते हैं लड़ाई वड़ाई हो ही जाती है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव एक सम्मानित चुनाव, इसमें लड़ाई लड़ाई कम होती है, इसमें विवाद होते हैं। तो उन विवादों का निपटारा कहाँ पर होता है? सर्वोच्च न्यायालय में। उसको निपटाने कौन आएगा? राष्ट्रपति तो भैया पहला इंसान है, सबसे बड़ा इंसान है, देश का प्रथम नागरिक है। तो उसके निपटारे के लिए कौन होता है? आपका सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 71 के तहत, अनुच्छेद 71 के तहत ये निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अब राष्ट्रपति का वेतन तो हम लोगों ने उस दिन जाना ही था। कितना वेतन है भैया? 5 लाख। 5 लाख मासिक वेतन है इसका। इसके अतिरिक्त इसको निःशुल्क निवास स्थान दिया जाता है और संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते दिए जाते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ है आपका? इसने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ने अपने वेतन का कितने % कटौती के लिए अनुमति दी है? और सांसदों और विधायकों का और प्रधानमंत्री सभी का जो है एक बिल पेश हुआ है जिसमें इनकी कटौती की जाएगी। इनके वेतन में कितने % कटौती की जाएगी? कमेंट करके बताएं दोस्तों। करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। और साथ ही साथ जो सांसद निधि है वो कितने समय के लिए आपकी समाप्त कर दी गई है? तो संसद निधि समाप्त कर दी गई है। जो सांसद को मिलती थी विकास कार्यों के लिए, वो आपकी समाप्त कर दी गई है। कितने समय के लिए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। करंट अफेयर के क्वेश्चन है, पीछे पढ़ाए जा चुके हैं। यदि आपको ना पता हो तो आप पीछे वीडियो में जा करके सब कुछ अच्छे से जानकारी कर सकते हैं। तो ये आपका राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास, संसद द्वारा स्वीकृत भत्ते दिए जाते हैं, और इन्हें रिटायरमेंट के बाद, मतलब अपने पद से समाप्ति के बाद में कितने 9 लाख रुपए वार्षिक या 1.5 लाख रुपए मासिक इनको पेंशन प्राप्त होती है। तो इतनी इनको पेंशन दी जाती है। यदि राष्ट्रपति पद किसी तरह से रिक्त हो जाए, मृत्यु होने पे, इस्तीफा देने पे, किसी प्रकार रिक्त हो जाए, तो 6 माह के भीतर भैया चुनाव होना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रपति पद रिक्त नहीं रह सकता। तो कितने समय के अंदर? 6 माह के भीतर चुनाव होना जरूरी है। अब क्या किया जाए? सारे राष्ट्रपतियों को क्रम से जान लिया जाए। तो भारत के राष्ट्रपतियों को आपको क्रम से याद रखना है। तो क्या एक लाइन याद कर लें? राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमन शंकर नारायण की कलम से निकली प्रतिभा प्रणव को। तो ये आप यदि लाइन याद कर लेते हैं तो आपको सारे के सारे राष्ट्रपति कभी क्रम से पूछ लिया गया, कब कौन आया है, किससे संबंधित, इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी हैं जो आपसे पूछे जाते रहते हैं। तो सभी का समावेश इस वीडियो में किया गया। आपको कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आएगी, जहाँ तक अपनी प्रयास यही रहता है। तो ये लाइन याद कर लें बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद में सारे राष्ट्रपतियों को क्रम से याद कर लें। तो राजू मतलब राजेंद्र प्रसाद, राधा मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकर मतलब जाकिर हुसैन, फिर गिरी तो वीवी गिरी, फिर फखरुद्दीन तो फखरुद्दीन अली अहमद, रेड्डी तो रेड्डी कौन? नीलम संजीव रेड्डी, जैल तो जैल मतलब ज्ञानी जैल सिंह, फिर रमन तो रमन फॉर आर वेंकट रमन,
शंकर तो शंकर दयाल शर्मा। फिर नारायण तो KR नारायण। कलम मतलब अपने मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी। और प्रतिभा से प्रतिभा पाटिल। और प्रणव मतलब प्रणब मुखर्जी जी। और को मतलब रामनाथ कोविंद जी। तो ये सभी हमारे सम्माननीय राष्ट्रपति हैं जो अभी से एकदम क्रम से आपके सारे के सारे बनते रहे। अब इनके बारे में जो मेन डिटेल्स हैं वो जान लेते हैं, जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी, आपका टाइम पीरियड इनका दिया हुआ है, टाइम पीरियड आप नोट करेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे, हम बार बार इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जो मेन पॉइंट है उनको देखते हैं। तो ये प्रथम राष्ट्रपति हैं, सबसे फेमस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रथम राष्ट्रपति सबको पता है भैया, बहुत बार आया और बहुत बार आता रहेगा। 2 बार निर्वाचित हुए हैं यहाँ आपके राजेंद्र प्रसाद जी, 2 बार निर्वाचित हुए, सर्वाधिक कार्यकाल रहा इनका, और इनको भारत रत्न प्राप्त है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में आप याद रखेंगे। फिर सेकंड है आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये क्या है आपके, ये इनके लिए आपका क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में। और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, हो जाता है, तो इसको याद रखेंगे। इनको भी भारत रत्न मिला हुआ है भैया। थर्ड है आपके जाकिर हुसैन जी। तो ये जाकिर हुसैन जी के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और इनकी पद पर मृत्यु हो गई। तो पद पर मृत्यु होने वाले राष्ट्रपति जो हैं वो जाकिर हुसैन जी और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, इनको भी भारत रत्न मिला हुआ है। बीच में आपके राष्ट्रपति बने VV गिरि जी कुछ समय के लिए, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी ये क्या है, आपके कार्यवाहक रहे, चूँकि इनकी मृत्यु हो गई थी। तो VV गिरि जी ने कुछ समय देखा, फिर उसके बाद में मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति बने ये। और ये कौन थे, आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ये सबसे पहले कौन, राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो उपराष्ट्रपति कार्य देखता है, और उपराष्ट्रपति भी नहीं होता है तो फिर कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है भैया, भाषा हम बोल रहे हैं, बहुत बातों में चीज़ों को ध्यान रखेंगे आप। फिर इसके बाद में जो आपके राष्ट्रपति बने वो VV गिरि जी बने, उपराष्ट्रपति थे। फिर ये चुनाव में जब आए तो फिर इन्हें पद अपना त्यागना पड़ा, तो उनकी जगह हिदायतुल्लाह जी आए थे, और फिर ये राष्ट्रपति बने। और ये कैसे जीते, दूसरे चक्र की मतगणना में जीते। बताया था ना आपको कि जब प्रथम चक्र की मतगणना में रिजल्ट नहीं निकलता तो दूसरे चक्र की मतगणना में सेकंड वरीयता वाले वोटों की काउंटिंग की जाती है। ये कैसे हैं, एकमात्र व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक और राष्ट्रपति दोनों रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और पूर्णतः राष्ट्रपति भी रहे, और इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है। नेक्स्ट है आपके फ़खरुद्दीन अली अहमद। इनके बारे में क्या डिटेल है कि इनकी भी पद पर मृत्यु हुई, और पद पर मृत्यु हुई तो फिर बाद में इनकी जगह पे कौन कार्यवाहक बना, BD जत्ती जी। BD जत्ती जी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, और ये क्या थे, आपके मैसूर के मुख्यमंत्री थे, मैसूर के मुख्यमंत्री थे। ये क्वेश्चन बन सकता है, या कार्यवाहक राष्ट्रपति इनकी मृत्यु के बाद कौन हुए, तो BD जत्ती जी। फिर है आपके नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि ये पहले एक बार क्या हुए, हार गए, एक बार राष्ट्रपति चुनाव में हार गए, लेकिन दूसरी बार ये निर्विरोध निर्वाचित हुए, इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो ऐसा होता है ना, तो ये एक बार हारे और दूसरी बार निर्विरोध निर्वाचित होने वाले जो प्रधान राष्ट्रपति हैं वो नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। फिर ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि ये प्रथम सिख राष्ट्रपति हैं, प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। R वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, इनके बारे में कोई विशेष डिटेल नहीं है, तो इनको नॉर्मल नाम ही याद कर लेते हैं बस, और इनका टाइम थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग। फिर इसके बाद में आपके KR नारायण। KR नारायण के बारे में प्रमुख प्रश्न ये बनता है कि ये प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं। तो प्रथम दलित राष्ट्रपति एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, KR नारायण जी। फिर है आपका नेक्स्ट अब्दुल कलाम जी। तो भैया अब्दुल कलाम जी को तो पूरा विश्व जानता है, पूरा देश जानता है ना, मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं ये, और भारत रत्न इनको मिला हुआ है। फिर है आपकी प्रतिभा पाटिल जी। तो प्रतिभा पाटिल जी, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति, और ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही हैं। तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल या भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, दोनों का आंसर ही प्रतिभा पाटिल जी होगा। फिर आपके प्रणब मुखर्जी जी बने, इनके बारे में प्रमुख कोई क्वेश्चन नहीं है। और अब जो बने रामनाथ कोविंद जी, भैया सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी कि भैया यूपी से पहला राष्ट्रपति बना है। तो उत्तर प्रदेश से पहले राष्ट्रपति जो बने वो रामनाथ कोविंद जी हैं। तो भैया यूपी वालों के लिए बड़े गौरव की बात है। अब ये राष्ट्रपति बन तो जाते हैं, लेकिन इनको पद से हटाया कैसे जाए, क्या प्रक्रिया होती है। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, महाभियोग के नाम से जानी जाती है। और ये कहाँ चलती है, तो ये संसद के किसी भी सदन में चलाई जा सकती है। मतलब ये विधानसभा में, विधानमंडल में नहीं चल सकती, केवल संसद में ही चल सकती है। या तो लोकसभा में प्रारंभ करो या राज्यसभा में। कैसे प्रारंभ होती है,
सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी सदन के 1/4 लोग, मतलब 1/4 लोग, जितनी संख्या उसका 1/4 लोग लिखित में नोटिस देंगे किसको, राष्ट्रपति को, कि भैया महाभियोग तुम्हारे खिलाफ चलने वाला है। तो 1/4 लोग लिखित में नोटिस देते हैं राष्ट्रपति को। इसके 14 दिन बाद फिर सेकेंड स्टेप आता है, उसमें क्या होता है, उसी सदन में वोटिंग होती है, और यदि 2/3 लोग उसमें समर्थन में वोटिंग करते हैं, 2/3 लोग, तो फिर ये प्रस्ताव अगले सदन में चला जाता है। इस सदन से पास हो गया, पारित हो गया, अब अगले सदन में, फिर अगले सदन में इस पर वोटिंग हुई, और यदि वहाँ से भी 2/3 वोट से पारित हो गया दूसरे सदन में, तो फिर उस राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ेगा। एक बहुत ही कैसी बात होगी, बहुत ही निराशाजनक, बहुत ही गलत बात होगी, बहुत ही अपमान की बात होगी कि इतने बड़े पद से एक व्यक्ति को हटा दिया गया। तो ये आपकी महाभियोग प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, किसी भी सदन में प्रारंभ की जाती है। पहले 1/4 लोग लिखित में नोटिस देते हैं, फिर इसके 14 दिन, ये 14 दिन का समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 2/3 लोग पहले सदन में प्रस्ताव पास कर देते हैं, तो अगले सदन में 2/3 लोग, तो फिर ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं, इसी में एक चीज़ जान लेते हैं, आपका कार्यपालिका आपने जानी थी, कार्यपालिका में कौन कौन लोग होते हैं भैया, कमेंट करें यदि आपको पता है, यदि नहीं पता है तो फिर एक बार पिछला वीडियो प्लेलिस्ट से देख लें। कार्यपालिका के प्रकारों को जानेंगे, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कार्यपालिका के प्रकारों से। तो कार्यपालिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, 3 फोटो दिख रही हैं ना, अध्यक्षात्मक, संसदीय और अर्ध अध्यक्षात्मक। तो इसमें कौन प्रमुख होता है, कौन प्रमुख नहीं होता है, कौन किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये आपके प्रश्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अध्यक्षात्मक सरकार, अध्यक्ष का सरकार है, अध्यक्ष की सरकार है ना, तो ये कैसा होगा, अध्यक्षात्मक सरकार में आपका राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। तो राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है और विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। तो ये जो अध्यक्षात्मक सरकार, इसमें राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है, विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, और चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है। कौन से देशों में ऐसा सिस्टम, अमेरिका और ब्राज़ील में। देखते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप ही दिखाई देते हैं और कोई नहीं दिखाई देता है, ना प्रधानमंत्री दिखाई देता है, ना मुख्यमंत्री दिखाई देता है, कोई नहीं, तो सब सर्वे सर्वा कौन होता है, राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली में, तो संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, प्रधानमंत्री मेन होता है, और विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल का नेता होता है और इसके प्रति जवाबदेह रहता है। तो प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होता है, विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है और इसके प्रति जवाबदेह भी होता है। लेकिन राष्ट्र का जो औपचारिक प्रमुख है वो राजा या फिर राष्ट्रपति होता है। यदि संवैधानिक राजतंत्र है तो राजा, और संसदीय गणतंत्र है तो राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होता है। उसको एक कहते हैं बुजुर्ग व्यक्ति की तरह सम्मान दे दिया जाता है, बस बाकी सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री होता है। तो उदाहरण कौन कौन से देश हैं भैया, कनाडा, ब्रिटेन और भारत। तो ब्रिटेन में आपका क्या है, राजतंत्र है, संवैधानिक राजतंत्र है, जबकि भारत में संसदीय गणतंत्र है। तो भारत में राष्ट्रपति प्रमुख माना जाता है, प्रथम व्यक्ति, लेकिन जो प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान, वो प्रधानमंत्री होता है। तो संसदीय शासन पता चल गया। अब बात करते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक। तो अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति देश का प्रमुख हो गया और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख हो गया। प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो जो प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। उदाहरण के लिए देशों को याद रखें तो श्रीलंका, फ्रांस और रूस, इन देशों में आपका क्या है, अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार है आपकी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं, शेयर एंड लाइक करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों वीडियो कैसा लगा। जय हिंद साथियों।